में 2 दिन अभी क्लास चला है। पहले दिन आपका संविदा नियम में सामान्य बातें बताई गई थी कि संविदा का निर्माण कैसे होता है, और कल आपको जो बताया गया वह आपका ये संविदा का निर्माण होता है। फिर एक बार हम बता दें, संविदा के निर्माण स्टेप या पहला चरण या पहला प्रक्रम होता है वह प्रपोजल या ऑफर होता है, और एक व्यक्ति दूसरे को ऑफर या प्रपोजल करता है। यानी कि लीगल भाषा में आपका बेयर एक्ट में रहेगा प्रस्थापना। फिर दूसरा पक्षकार उस प्रस्थापना को स्वीकार करता है, और जैसे ही दूसरा पक्षकार प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वह प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रामिज में यानी कि वचन में। और जब दोनों तरफ से वचन आ जाते हैं तो क्या बनता है, करार। और जब ये करार धारा 10 की कंडीशन को क्या कर दे, फुलफिल यानी कि पूर्ण कर दे, तो यही करार या एग्रीमेंट क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई चरण याद रखिए, कई बार पूछा गया है। पहले प्रस्थापना, दूसरा क्रम क्या है, प्रतिग्रहण, तीसरा क्या है, वचन, चौथा क्या है आपका करार, और पांचवा क्या है, संविदा। कल मैं एक था, वैसे धारा 30 तक मैं आपका हल्का हल्का करके बताया था, और एक कॉन्सेप्ट और बताया गया था कि प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक संविदा क्या होती है, करार। ये अक्षरशः सत्य है, यानी कि वर्ड वाइज वर्ड ये बात क्या है, वो मेंस में पूछा जाता है तो मॉडल बताया जाएगा। अब जहाँ तक संविदा अधिनियम के इतिहास की बात है, संविदा अधिनियम का हमें इतिहास आज देखना है, और इतिहास के बाद आपका कह सकते हैं कि अभी और कुछ सामान्य बातें बची हैं, उन बातों को देखना है। देखिए आपका 1872 के पूर्व की स्थिति देखी जाए, 1800 के पूर्व भी लोग संविदा करते थे, प्राचीन काल में भी करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो 1872 के पूर्व जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वे प्रथाओं या परंपराओं द्वारा रेगुलेट होते थे, यानी कि जो समाज की परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उसके अनुसार आपका संविदा की जाती थी। अब उसमें समस्या देखिए क्या आती थी, संविदा कोई भी व्यक्ति कर सकता था, चाहे वह बूढ़ा हो चाहे जवान या बालक, कोई रोक टोक नहीं थी। कब संविदा वैध भी हो सकती थी, अवैध भी हो सकती थी, संविदा के लिए प्रतिफल होना चाहिए कि नहीं, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं था। और आपका संविदा के लिए क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए, ये भी कानून में कहीं कुछ लिखा नहीं था। जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने एक काम ये किया कि व्यक्तियों के बीच जो अनुबंध हैं उनके लिए कानून बनाया कि व्यक्ति आपस में पैक्ट करेंगे, करार करेंगे तो क्या क्या शर्तों की पूर्ति करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया, और संविदा के बारे में, अनुबंध के बारे में विस्तृत प्रावधान किया। अब आइए, जहाँ तक संविदा अधिनियम की बात है, आपका सबसे पहले कुछ सामान्य बातें जानी जाती हैं भाई, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। संविदा अधिनियम की सामान्य बातों में ये जाना जाता है कि इसका निर्माण की तिथि, यानी कि किस तारीख को यह कानून का निर्माण किया गया। फिर आपका इन्फोर्समेंट डेट या प्रवर्तन तिथि, या किस तारीख को यह कानून लागू हुआ। तीसरा आपका देखा जाता है, इसका विस्तार देखा जाता है कि कहाँ तक यह कानून क्या है, लागू।
3 बातें शुरुआती दौर में अच्छे से याद रखिए। देखिए, आपका सबसे पहले ये है कि किस तारीख को इसका निर्माण किया गया। तो जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे, देखिए नए लोग ये भी नहीं जानते भाई कि बेयर एक्ट क्या होता है, तो एक लाइन बता दिया जाए नए लोगों को। जो कानून में बातें लिखी गई है वही बातें बेयर एक्ट में लिखी जाती है, और किताब जो होती है बेयर एक्ट तो दिया ही जाता है, उस बेयर एक्ट की बातों को उसमें इंटरप्रिटेशन या व्याख्या भी दी जाती है। तो बेयर एक्ट में केवल कानूनी बातें जो है, और किताब में कानूनी बातें तो रहेंगी ही, और उसका क्या रहेगा डिटेल में व्याख्या भी, ये जान लीजिए। तो जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे द भारतीय संविदा अधिनियम 1872, तो शुरुआती दौर में एक दाहिने बगल डेट ऊपर दिखेगी, और वह डेट आपका लिखा गया है 25 अप्रैल 1872। देखिए बेयर एक्ट खोलेंगे तो दाहिने बगल पोस्ट में एक डेट लिखी गई हो, शुरुआती दौर में ही लिखी जाती है धारा 1 से पहले, और वह डेट कौन सी है, तो 25 अप्रैल 1872। ये जो दाहिने बगल की डेट रहती है ये प्रत्येक कानून में रहेगी, और सतर्क ये रहना है कि ये प्रत्येक कानून में रहेगी। अब इसको समझ लीजिए 2 मिनट, तब आगे बढ़ा जाए। ये जो डेट होती है ये आपका जिस तारीख को राज्यपाल या भारत का राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल जिस तारीख को कानून पर अनुमति प्रदान करते हैं वही डेट ऊपर दाहिने बगल लिखी जाती है। जिस तारीख को क्या उस पर प्रदान करते हैं, अनुमति। पहले हम 26 जनवरी 1950 के पहले देखें क्या था, फिर आपका नया देखते हैं। तो सतर्क होकर भाई इस डेट के बारे में जानिए। देखिए, अंग्रेजों के काल में कैसे कानून बनते थे मैं बताया गया। गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, और वह परिषद विधेयक को पास करती थी, और गवर्नर जनरल उस पर अपनी अनुमति या सहमति या एसेंट देता था। और जिस तारीख को गवर्नर जनरल अपनी अनुमति देता था, यानी कि विधेयक पर क्या कर देता था, साइन, तारीख, और क्या मार देता था, अपनी सील, वही तारीख कहाँ लिखी जाती है, दाहिने बगल। तो वही तारीख उस कानून के बनने के या निर्माण की तारीख होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बना है, माने कई कानूनों में बनता है कि आईपीसी का निर्माण कब हुआ, तो संविधान का निर्माण कब हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कब हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविदा अधिनियम का निर्माण कब हुआ, तो क्या बताएंगे, 25 अप्रैल 1872। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो गवर्नर जनरल रहे नहीं, और जो इस समय के कानून होंगे, यदि राज्य के कानून होंगे तो गवर्नर या राज्यपाल, और संघ का सामान्यतः कानून होगा तो भारत का राष्ट्रपति जिस तारीख को अपनी अनुमति विधेयक पर प्रदान करेंगे वह तारीख नए कानूनों में कहाँ रहेगी, दाहिने बगल। अब आइए वर्तमान समय में इसको जोड़ लिया जाए, कैसे कानून बनता है भाई। और 3 अनुच्छेद सतर्क रहना है, 107, 108 और 111। 3 अनुच्छेद देखिए। संघ स्तर पर भारत में, राज्य पर नहीं बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए नहीं, ये जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ किस स्तर पर, संघ स्तर पर। वर्तमान में संघ स्तर पर किसी कानून का निर्माण कैसे किया जाता है, जैसे कृषि कानून हुआ तो कैसे बनाया गया, सेम वही देख लीजिए। सबसे पहले एक बिल या विधेयक या मसौदा संसद के किसी सदन में पेश किया जाएगा। तो संसद के कितने सदन हैं, 2, कौन कौन, लोकसभा और कौन, राज्यसभा।
तो मान लीजिए सबसे पहले एक विधेयक या मसौदा या कानून का प्रारूप कहाँ पेश किया गया? लोकसभा में। यह अनुच्छेद 107 से चल रहा है। किस अनुच्छेद से? 107। लोकसभा जब उस विधेयक को पास कर देगी तो वह विधेयक राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा अगर पास नहीं करती और लोकसभा पास कर दी है, यानी कि दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया या डिस्प्यूट हो गया, किसमें? लोकसभा और किसमें? राज्यसभा। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत 108 के तहत एक और प्रावधान किया गया है। वह प्रावधान है ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक, यानी कि अब लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक बुलाई जाए और एक साथ बैठक बुला के उस कानून को क्या किया जाए? पास। ये उपाय किस अनुच्छेद में है? तो चाहे अलग अलग पास हुआ हो या विधेयक क्या हुआ हो, एक साथ पास हुआ हो, जब विधेयक पास हो जाएगा तो कानून का निर्माण संसद करती है। तो संसद के दो सदन हो गए, कौन कौन? लोकसभा और कौन? राज्यसभा। और संसद का अभिन्न अंग है, सदन नहीं, आपका अभिन्न अंग भारत का राष्ट्रपति है, सदन नहीं है लेकिन अभिन्न अंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान न कर दे तब तक वह विधेयक अधिनियम या कानून नहीं बन सकता। तो आइए, जब कानून लोकसभा और राज्यसभा या तो अलग अलग पास कर दे या संयुक्त बैठक में, तो अनुमति के लिए किसके पास विधेयक को भेजा जाता है? अनुच्छेद 111 के तहत वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पास। और जिस तारीख को भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी एसेंट या अनुमति या सहमति प्रदान कर देता है, वही तारीख उस कानून के बनने या निर्माण की तिथि होती है। और वह तिथि हमेशा कानूनों में कहाँ आपको मिल जाएगी? हर एक कानून में पहले ही आप खोलेंगे बेयर एक्ट, तो बेयर एक्ट में ऊपर कहाँ मिलेगी? दाहिने बगल। तो ये याद रखिए, दाहिने बगल वाली तारीख। अब ये है कि कई लोग पूछते हैं कि संविधान में तो ऐसा है ही नहीं, तो संविधान में यह तारीख दाहिने बगल नहीं लिखी गई है, बल्कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में एकदम नीचे लिखी गई है कि इस संविधान को संविधान सभा हम भारत के लोग अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं। और किस तारीख को करते हैं अधिनियमित, माने कानून बनाते हैं? 26 नवंबर 1949। चूँकि बड़ा कानून है, संविधान सर्वोच्च कानून है, तो ऊपर न देकर चूँकि संविधान सभा ने बनाया, तो कहाँ ये बात लिखी गई है? उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल में सबसे कहाँ लिखी गई है? उसमें नीचे। नहीं तो और सब कानूनों में आप देखेंगे, सीआरपीसी हुआ, एविडेंस हुआ, आईपीसी हुआ, दाहिने बगल डेट लिखी रहती है। ये आपका निर्माण हमने बताया। दूसरा देखिए प्रवर्तन। देखिए प्रवर्तन का भी दो चार लाइन देखिए। जब किसी कानून का निर्माण हो जाता है तो उस कानून को लागू करना या न करना विधायिका या संसद के ऊपर नहीं है। संसद का काम है कानून बनाना और उस कानून को इन्फोर्स करना या लागू करना कार्यपालिका का कार्य है, संसद का नहीं। कार्यपालिका चाहे तो उस कानून को लागू करे और चाहे तो लागू करने से क्या कर दे? इनकार। आपका एक दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, तब एक केस यहाँ बताना पड़ेगा और तब कैसे कानून लागू होता है वह हम बताएंगे। लेकिन आपका पहले नियम जानिए, और नियम यह है कि कानून बनाना या निर्मित करना
विधायिका का कार्य है, संसद का कार्य है, और संसद में कौन शामिल हैं? लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। ये कानून बनाएंगे। उस कानून को लागू करना संसद का कार्य नहीं है, बल्कि उस कानून को लागू करना एग्जीक्यूटिव का कार्य है, मंत्रिपरिषद का कार्य है। चाहे तो लागू करे और चाहे तो लागू न। एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 के क्लाज 4 में संशोधन किया गया है, और निवारक निरोध या प्रिवेंटिव लॉ की जो अवधि है 3 माह, उसको कितना किया गया है? 2 माह। मैंने किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के तहत अधिकतम बिना सुनवाई के कितने दिन तक जेल में रखा जा सकता है? 3 माह। इसमें संशोधन हुआ और कितना किया गया? 2 माह। अब यह है कि संविधान में संशोधन हो गया, लेकिन उसको इन्फोर्स करना, लागू करना, लागू करना, ये संसद का काम नहीं है। किसका काम है? मंत्रिपरिषद का। और मंत्रिपरिषद ने आज तक इस संशोधन को लागू ही नहीं किया। तो आज भी कितना दिन है? 3 माह, क्योंकि ये लागू ही नहीं किया। इसका मतलब एक लाइन ये समझिए कि विधि का निर्माण करना संसद का कार्य है, और उसे लागू करना संसद का नहीं, किसका? कार्यपालिका का। चाहे कार्यपालिका लागू करे या लागू न करे, ये जरूर याद रखिए। अगला नियम आया जाए आपका लागू करने पर। जब किसी कानून को लागू किया जाता है तो अगला नियम आपका है कि उसका प्रकाशन होगा, यानी कि सरकारी गजट में, यानी कि राजपत्र में या गवर्नमेंट के गजट में आपका प्रकाशन किया जाएगा। तो आप लोग जब कानून बनता है या संशोधन होता है तो तुरंत PDF फाइल बनाकर भेजते हैं। तो कभी ऊपर पढ़े हैं कि भाई अगर भाई भारत का रहेगा संघ का तो भारत का राजपत्र, और राज्य का रहता है तो ऊपर ऐसे लिखा रहता है पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का क्या? राजपत्र। इसको गजट कहा जाता है। यानी कि कानून लागू करने के पहले अगला नियम याद रखना है कि उसका प्रकाशन करना जरूरी है। उसका प्रकाशन या तो पेपर में किया जाए या सरकार के समाचार पत्र में। बिना प्रकाशन के कानून को लागू नहीं किया जा सकता, और ये सुप्रीम कोर्ट ने हरला बनाम राजस्थान राज्य के केस में स्पष्ट रूप से बता दिया। तो दूसरा आपको बताया गया प्रवर्तन तिथि। तो प्रवर्तन तिथि कौन है, यानी कि किस तारीख को भारतीय संविदा अधिनियम लागू हुआ? तो वह तारीख याद रखिए, 1 सितंबर 1872। भाई रट कर जाइएगा कंपटीशन में। किस तारीख को लागू हुआ आपका? यानी कि निर्माण की तिथि पूछे तो क्या मारेंगे? 25 अप्रैल 1872। लागू होने की डेट पूछे तो आप क्या मारेंगे? 1 सितंबर 1872। अब आइए अगला देखा जब है आपका कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट निपटाया जाए। 1 सितंबर 1872 ईस्वी को भारत में एक और कानून लागू किया गया, और वह कानून था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। यानी कि एक ही दिन, एक ही सन में आपका 2 कानून लागू किए गए। कौन कौन? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा एविडेंस एक्ट। किस तारीख को? 1 सितंबर 1872। अब आइए आगे देखा जाए भाई। संविदा अधिनियम का आपका उद्देश्य देखा जाता है। तो उद्देश्य के पहले और सामान्य बातें, क्योंकि उद्देश्य का से एकदम शुरू कर दिया जाएगा। उद्देश्य के पहले अगला आया कि संविदा अधिनियम कैसी विधि है? आपका सब्सटेंसिव लॉ है कि प्रोसीजरल लॉ है? तो संविदा एक लाइन लिख लीजिए। तो संविदा अधिनियम
एक सारवान विधि है। अलग से उसी में नोट्स में लिख लीजिए, कहीं नोट्स में जगह है भाई, उसी में लिख लीजिए। संविदा अधिनियम एक सारवान विधि है। तो कैसा भी आजकल क्वेश्चन आ जा रहा है, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सारवान विधि है, सब्टेंसिव लॉ है। अब समस्या ये आई कि सारवान विधि किसे कहा जाएगा। तो सारवान विधि का मतलब हुआ ऐसा कानून जो पक्षकारों के अधिकारों को बताए, दायित्वों को बताए और पक्षकार आपस में किस प्रकार ट्रांजैक्शन या व्यवहार या आचरण या समव्यवहार करेंगे ये बताता है। यानी कि जो कानून अधिकार बताए और क्या बताए, दायित्व या पक्षकारों के आपसी क्या रिलेशन, उस कानून को हम क्या कहते हैं, सब्टेंसिव लॉ या सारवान विधि या मौलिक विधि भी कहा जाता है। तो संविदा अधिनियम कैसी विधि है, कोई पूछ ले, मौलिक विधि है कि प्रक्रियात्मक। मौलिक यानी कि प्रक्रियात्मक अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो उलझ जाएंगे। मौलिक विधि बस एक लाइन में जानिए। अगला, संविदा अधिनियम सिविल विधि है कि आपराधिक विधि है। ये भी आगे एक दो बार पूछा गया है, तो बताइए आपराधिक पढ़ाया जा रहा है कि सिविल। हाँ, संविदा अधिनियम एक कैसी विधि है, सिविल। यानी कि इसमें दंड नहीं दिया जाएगा। सिविल में दंड नहीं दिया जाता, बल्कि प्रतिकर या वसूला जाता है या अधिकार की क्या की जाती है, रक्षा। तो अपकृत्य चल रहा है, आप लोग टार्ट बताइए। अपकृत्य विधि सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल, सिविल दोष है कि क्रिमिनल। तो क्या अपकृत्य में सजा दी जाएगी कि क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। तो क्षतिपूर्ति पर निर्धारित की अपर निर्धारित, कल ही बताया गया अपर निर्धारित, यानी कि पहले से निर्धारित। तो कौन निर्धारित करता है कि कितना मुआवजा मिले, न्यायालय। कौन निर्धारित करेगा, तो वो बताया जाएगा कि निर्धारण का तरीका क्या है। अभी तो भाई शुरू हो तब न कानून, अभी वो अंत में चलता है। अगला देखिए भाई, आपका संविदा अधिनियम का इफेक्ट पूछा जाता है, नोट्स में है संविदा अधिनियम। तो अब कानून का इफेक्ट पहले समझिए 2 मिनट, ताकि शुरुआती दौर में छोटी छोटी बातें भी कवर हो। किसी भी कानून का 2 इफेक्ट हो सकता है, 2 प्रभाव हो सकता है। एक आपका प्रास्पेक्टिव और एक रीप्रास्पेक्टिव। प्रास्पेक्टिव का मतलब भविष्यलक्षी और रीप्रास्पेक्टिव का मतलब भूतलक्षी। याद रखिए, भूतलक्षी और भविष्यलक्षी। यहाँ से भी भाई प्री में क्वेश्चन बना है कि संविदा अधिनियम का प्रभाव थोड़ा सतर्क होकर जानिए। देखिए, दोनों का मतलब बता दिया जाए पहले। अगर प्रास्पेक्टिव रहे यानी कि भविष्यलक्षी, यानी कि यह कानून जिस तारीख को लागू किया गया उसके आगे आने वाले मामलों में ही लागू होगा। तो किस तारीख को लागू किया गया ये कानून, प्रवर्तन तिथि कौन थी, 1 सितंबर 1872। तो 1 सितंबर 1872 के बाद जितनी संविदाएं होंगी, यानी कि 1 सितंबर 1872 से और उसके बाद जितनी संविदाएं होंगी उनके बारे में यह कानून लागू होगा। अगर ऐसा है तो इसको हम एक नाम देते हैं प्रास्पेक्टिव इफेक्ट या भविष्यलक्षी प्रभाव। भविष्यलक्षी मतलब बैकडेट से नहीं, कब से, उसके आगे। एक प्रभाव होता है भूतलक्षी, यानी कि रीप्रास्पेक्टिव या भूतलक्षी। भूतलक्षी का मतलब ये हुआ कि आपका बैक डेट से भी लागू करना। यानी कि उदाहरण के रूप में 1 सितंबर 1872 को ये कानून लागू हुआ, तो भूतलक्षी प्रभाव कानून का हम तब कहेंगे जब 1871, 1870, 1865 वाली संविधाओं में भी ये कानून क्या हो, लागू। लेकिन अब सतर्क ये रहना है
कि संविदा अधिनियम का प्रभाव क्या है। तो संविदा अधिनियम बैक डेट से लागू नहीं है, अर्थात 1 सितंबर 1872 के पूर्व जो संविदाएं हुई हैं उन पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, केवल क्या है, भविष्यलक्षी। भाई इसको लिखा गया है भाई आपका चौथी लाइन में कि संविदा नियम भविष्यलक्षी दोनों काट दीजिए। एक शब्द आपका नोट्स में पहले वो पुराना नोट्स है, तो आपका देखिए तीसरी चौथी लाइन में नोट्स में है कि संविदा नियम आपका भविष्यलक्षी आपका प्रभाव रखता है। एक शब्द दोनों है उसको काट दीजिएगा, नोट्स में दोनों शब्द काट दीजिएगा भाई। चौथी लाइन है क्योंकि एक दो जगह गलती है उसको सुधारा जाएगा पढ़ाते समय। ये नहीं है कि आपका नोट्स एकदम एक दो जगह गलत भी है, उसको पढ़ाते समय क्या किया जाए, सुधारा जाए। अगला क्वेश्चन आइए, इसी पर कोरिलेट करके 2-3 और क्वेश्चन बनाना है। वह क्वेश्चन आपका बनाना है साक्ष्य अधिनियम से पूछा जाता है कि साक्ष्य अधिनियम कैसा प्रभाव रखता है, भूतलक्षी कि भविष्यलक्षी कि दोनों। तो साक्ष्य अधिनियम दोनों मार कर आइएगा, यानी कि बैक डेट्स वाले मामले में भी ये क्या होगा, एविडेंस लागू। लेकिन आपका संविधान पूछा जाता है ज़्यादातर कि जो मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर और आपका 35 तक में, यानी कि 12 से लेकर और 35 तक में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसका प्रभाव पूछा जाता है। भविष्यलक्षी है कि भूतलक्षी की दोनों, तो दोनों ना मारिएगा। मूल अधिकार हमें कब से मिले हैं, जब से कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, लागू। तो कब से लागू हुआ, आप रटते रहिए, 26 जनवरी 1950। तो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट हमें कब से मिले हैं, 26 जनवरी 1950। उसके पहले से नहीं, ये दिमाग में बैठा रहे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मूल अधिकार का प्रभाव, तो भूतलक्षी ना मार दीजिएगा कि 1860 से मिले हैं, 26 जनवरी 1950 से हमें मिले, पहले से नहीं। तमाम कानून है लेकिन उतना नहीं बताया जाएगा, बस एक लाइन संविधान से जोड़ दिया गया। आगे इसमें बढ़ा जाए, जहाँ तक संविदा अधिनियम की बात है, अब अगला कंसेप्ट पर आइए। संविदा अधिनियम को 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग बना लिया जाए और तब सही रहेगा भाई। संविदा अधिनियम को आपका कितने भागों में बांटा गया है और आइए इन 2 भागों को बंटवारा किया जाए। संविदा अधिनियम का फर्स्ट पार्ट और संविदा अधिनियम का क्या, सेकंड पार्ट। संविदा अधिनियम का जो फर्स्ट पार्ट है वह सेक्शन 1 से लेकर 75 तक है, यानी कि संविदा अधिनियम का प्रथम भाग धारा 1 से लेकर कहाँ तक, 75 तक। अभी हम बताते हैं इसमें क्या है। और संविदा अधिनियम का द्वितीय भाग 76 से लेकर 266 तक था। कहाँ से कहाँ तक, 76 से लेकर 266। अभी हम बताएंगे, उसको उतना है नहीं क्योंकि इसको आपका तोड़ना भी है और इसी को आपका अलग अलग भी करना है। और देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। एक हम तोड़ेंगे 76 से लेकर और 123 तक, फिर 124 से लेकर 147 तक, फिर 148 से लेकर 181 तक, और फिर आपका 182 से लेकर धारा 238 तक, फिर आपका 239 से लेकर कहाँ तक, 200 लिख दिया जाए तब समझाया जाए। ये अध्याय 11, ये 10, ये 9, ये 8 और ये 7।
देखिए भाई, आपका तब समझाया जाए, इसको अलग अलग कर दिया, आपका तब अध्याय चला जाएगा। देखिए, संविदा अधिनियम की जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो संविदा अधिनियम 2 पार्ट में डिवाइड है। याद रखिए, आपका पहला पार्ट सेक्शन 1 से लेकर कहाँ तक हमें पढ़ना है, 75 तक में, और इधर से आपका 75% क्वेश्चन जो कंपटीशन में है इधर से बनते हैं। यानी कि पहले भाग से लगभग 75% क्वेश्चन प्री और मेंस में आते हैं, और दूसरा भाग आपका 76 से लेकर कहाँ तक था, 266। अभी हम बताते हैं उसको, अभी ना जानिए, पहले भाग को जानिए। ये जो पहला भाग है इसमें आखिर हमें पढ़ना क्या है, ये दिमाग में बैठा, ये लिखवाया नहीं जाता। जो पहला भाग है 1 से 75, इसमें संविदा के सामान्य नियम दिए गए हैं। यानी कि संविदा के या कॉन्ट्रैक्ट के जो जनरल रूल हैं, सामान्य सिद्धांत हैं, वे दिए गए हैं। जैसे कि संविदा का निर्माण कैसे होगा, संविदा कैसे लागू कराई जाएगी, संविदा कैसे विफल होगी, शून्य करार क्या है, शून्य संविदा क्या है, संविदा भंग पर उपचार क्या है, और इत्यादि बातों का वर्णन पहले भाग में किया गया है। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है ये कुल मिलाकर संविदा कैसे क्रिएट होती है, संविदा कैसे अस्तित्व में आती है और कैसे शून्य होती है, उसका पालन कैसे होगा, और अगर कोई व्यक्ति संविदा को क्या करता है, ब्रीच करता है, भंग करता है, तो इसके लिए कैसे कंपनसेशन या कैसे मुआवजा दिलवाया जाएगा, इत्यादि बातें किसमें दी गई है, पार्ट फर्स्ट में। यानी कि संविदा के बारे में जनरल जो रूल है, सामान्य नियम है, कहाँ दिया गया है, 1 से लेकर कहाँ तक, 75। और ये आपका 6 भागों में विभक्त है। कितने माने अध्याय में, भाग नहीं भाई, कितने अध्याय इसमें है, 6, आगे बताया जाएगा। अब अध्याय 7, 8, 9, 10, 11 इधर आ जाइए। अब यहीं से आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन शुरू होता है। जो मूल संविदा अधिनियम 1872 था, उसमें टोटल जो अध्याय थे वह 11 थे। याद रखिएगा, कितने अध्याय, 11। और टोटल जो सेक्शन रखे गए थे वह 266 थे, यानी कि 266। लेकिन समय समय पर 2 अध्यायों को निरसित किया गया, और वह अध्याय कौन से हैं, ये पूछा जा चुका है यूपीजे में कि संविदा अधिनियम का कौन सा अध्याय निरसित है, कौन सा अध्याय रिपील किया गया है, समाप्त किया गया है, तो गलत न हो। 2 अध्याय समाप्त हो गए, अध्याय 7 और दूसरा कौन, 11। यानी कि 76 से लेकर आपका 123 तक हमें पढ़ना नहीं है, और फिर कहाँ से कहाँ तक नहीं पढ़ना है, 239 से लेकर कहाँ तक, 266। क्यों, क्योंकि ये क्या कर दिए गए हैं, निरसित। अब सेकंड भाग को थोड़ा डिटेल में देखिए, इंटरव्यू में पूछा गया भाई, और इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, एकदम एक हम शुरुआती दौर से चल रहे हैं। संविदा अधिनियम के सेकंड पार्ट में 5 स्पेशल या स्पेसिफिक आपका कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। यानी कि संविदा अधिनियम के द्वितीय भाग में ये पूछा गया है, मूल संविदा अधिनियम में, यानी कि जब बना 1872 ईस्वी में, कितने प्रकार की विशिष्ट संविदाएं थी, 5। कितने प्रकार की, 5। लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार की विशिष्ट संविदाएं केवल बची हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के बचे हैं, तो 3। और 2 जो विशिष्ट संविदाएं थी उसे समय समय पर क्या कर दिया गया, निरसित।
तो इन पांचों को हमें एक एक करके देखना है। सेक्शन वाइज याद रखिएगा कौन निरसित है, ये यूपीजे में आ चुका है, गलत ना हो। फिर एक बार देखिए पांचों हम विशिष्ट संविदा बता रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखिए आपका पहली जो विशिष्ट संविदा थी वह अध्याय 7 में थी। अध्याय 7 में सेक्शन जो था वो 76 से लेकर कहाँ तक था 123, जिसे 1930 ईस्वी में रिपील कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, संविदा अधिनियम से समाप्त कर दिया गया। इसमें जो आपका प्रावधान था वो माल के विक्रय के बारे में था, यानी कि वस्तु के विक्रय के बारे में या गुड्स के विक्रय के बारे में। भाई रटते रहिए, किसके बारे में था? गुड्स के सेल के बारे में था। और 1930 में इसे निरसित किया गया। तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि जब 1930 में इसे निरसित कर दिया गया तो क्या हुआ इसका? तो हुआ क्या, एक नया कानून बना दिया गया, जिस कानून को हमें पढ़ना भी है कंपटीशन के लिए, माल विक्रय अधिनियम 1930। यानी कि इस अध्याय को समाप्त किया गया और इसी अध्याय के आधार पर एक नया कानून अच्छे से बनाया गया, जिसका नाम क्या है? माल विक्रय अधिनियम 1930, जिसे कि बिहार जे में भी पढ़ना है और 4-5 क्वेश्चन आता ही है। और इस बार तो बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया था, यानी कि 5 क्वेश्चन में 2 या 3 की क्वेश्चन ही लोग कर पाए थे, इसमें शक नहीं है। 5 में थोड़ा उल्टा सीधा आ गया था, मैंने अंदर से जाकर पूछ लिया था। अब आइए अध्याय आपका 8 देखा जाए। चैप्टर 8 में जो है वह आपका क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति की संविदा है। और एक उदाहरण मैं बताते चल रहा हूँ शुरुआती दौर में भाई। आपका क्षतिपूर्ति और किसकी संविदा? प्रत्याभूति। अध्याय 8 में है, ये रटे रहिए। सेक्शन याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, तो 124 से कहाँ तक 147। बिहार जे में 2 क्वेश्चन इस बार आया था। चलत प्रत्याभूत ये आया था और एक और क्वेश्चन आया था, तो 2 क्वेश्चन बिहार जे में आया था। इस चैप्टर से क्वेश्चन 1 या 2 जे में बनता है। तो क्षतिपूर्ति या इम्यूनिटी और प्रत्याभूति यानी कि गारंटी की संविदा क्या होती है, बस एक लाइन जानना है कि हाँ ये हमें पढ़ना है और ये होता है। डिटेल में तो आगे हम बताएंगे ही। तो एक क्षतिपूर्ति की संविदा बता दी जाए और एक किसकी? गारंटी की। एक उदाहरण से देखिए आपका 3 व्यक्ति, मान लीजिए ए बी सी है, ध्यान से देखिए भाई। ए बी से कहता है कि हे बी, सी जितना अनाज मांगे तुम अनाज दे देना और उस अनाज की भरपाई क्या करूँगा? मैं करूँगा, अनाज के पैसे की। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी से वादा किया है कि जितना अनाज तुम सी को दोगे उस अनाज का पैसा मैं दूंगा। तो ऐसी दशा में ये संविदा कौन सी संविदा होगी? क्षतिपूर्ति की, क्योंकि बी को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ए। बस एक लाइन, लेकिन एक शब्द चेंज करना है। देखिए गारंटी कैसे हो जाएगी। ए बी के पास जाता है और बी से कहता है कि हे बी, तुम सी को 100 किलो चावल दे दो। अगर सी इस 100 किलो चावल का पैसा नहीं देगा तो मैं तुम्हें इस 100 किलो चावल के पैसा देने की गारंटी देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने पहले ही देने का वादा नहीं किया। इस उदाहरण में ए ने यह कहा कि अगर सी 100 किलो चावल का दाम नहीं देगा तब मैं दूंगा। यानी कि अगर ए कहे कि मैं डायरेक्ट तुम्हें दे दूंगा तो क्षतिपूर्ति, और ए कह दे, बस एक लाइन का अंतर है, ए कह दे कि जब सी नहीं देगा तुम्हें पैसा
तब मैं कितना का दाम का मैंने 100 किलो चावल का दाम मैं दूंगा। तो ये आपका क्षतिपूर्ति की अब संविदा नहीं, एक शब्द पर संविदा बदल गई। और वह कौन सी संविदा होगी? गारंटी की। कौन सी? जैसे कि लोन लोग लेते हैं तो उसमें भी गारंटर बना दिया जाए, भाई फरार हो गए हैं। जैसे कि मान लीजिए बी बैंक वाला है, ध्यान से समझिए, बी बैंक वाला है और सी गया बी से लोन लेने। तो ऐसी दशा में आपका होता क्या है? बी बैंक वाले ने कहा कि हे सी, तुम पर हमें विश्वास नहीं है, कोई गारंटर लाओ। अगर तुम विजय माल्या जैसे फरार हो गए लोन लेकर तो मैं क्या करूँगा? तो सी ने किसको गारंटर के रूप में पेश किया? ए। यानी कि ए ने बैंक से वादा किया है कि अगर इस लोन का पैसा सी चुकता नहीं करेगा तो मैं इस पैसे को क्या करूँगा? अदा। तो जब लोन लेने वाले भाग जाते हैं तो किसको पकड़ा जाता है? तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक लाइन में अब तो याद आ गया ना, क्या कहते हैं? कौन संविदा? क्षतिपूर्ति की गारंटी। गारंटी। तो क्षतिपूर्ति में पहला दायित्व एक का ही होगा, लेकिन गारंटी में सबसे पहले किसका दायित्व है कि पैसा वापस करे? सी का। और सी अगर डिफॉल्ट मार गया, चूक गया, तब किसका दायित्व उत्पन्न होता है? ए का। ये इतना बस याद रखिए। अगला चला जाए भाई। अध्याय आपका 8 हो गया। अध्याय 9 आइए। अध्याय 9 बेलमेंट के बारे में प्रावधान करता है या उपनिधान के बारे में। उपनिधान या बेलमेंट होता क्या है? तो उपनिधान की संविदा किस अध्याय में? याद रखते रहिए, 9 में। कहाँ से कहाँ तक दी गई है? धारा भी पूछा गया है। 148 से कहाँ तक? 181 तक। रोज आप उपनिधान करते हैं, लेकिन बस वही है कि दिमाग में नहीं आता बातें। लेकिन आज समझ लीजिए एक उदाहरण। मान लीजिए कि भाई आपका पटना किसी का सेंटर हो, आपका एपीओ वाला, और वह बाइक से रेलवे स्टेशन पर गया। अब ये आया कि भाई बाइक लाद कर तो ट्रेन पर ले नहीं जाएगा आपका भाई। जैसे कि मुख्यमंत्री रहते हैं तो कभी काल वह कुर्सी लेकर चलते हैं विमान में, और विमान से कुर्सी निकाल कर अपना क्या लगा देते हैं? आसन। जैसे कि आपका नीतीश कुमार जी हैं इस समय, लालू यादव से खतरा है कि लालू यादव जी कब हमारी सरकार गिरा देंगे, तो क्या लेकर चलेंगे? कुर्सी। और कुर्सी जहां विमान उतरेगा, कुर्सी क्या करेंगे? लगा लेंगे। लालू यादव जी को भी एक समय खतरा था नीतीश से, तो भी विमान से कुर्सी लेकर आते थे, और वहीं कुर्सी स्टेज पर दो चेले चपाटी क्या करते थे? लगाते थे, आईएएस लगाते थे ढोकर। आपका भाई ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री हैं कुर्सी लेकर, तो बस एक लाइन, गाड़ी लेकर तो पटना जाएंगे नहीं। तो आपने किया क्या काम कि जो वाहन था, आपने वाहन स्टैंड में खड़ा किया और एक पर्ची आपको मिल गई, और वाहन स्टैंड वाले ने वादा किया कि जब आप पटना से एग्ज़ाम देकर आएंगे तो हम आपका वाहन या तो वाहन क्या करेंगे? लौटा देंगे। इसी संविदा हुई, और इसी संविदा को कानूनी भाषा में हम क्या कहेंगे? बेलमेंट की संविदा या उपनिधान। तो उपनिधान का मतलब क्या हुआ? किसी उद्देश्य के लिए कोई वस्तु दी गई और इस संविदा पर दी गई कि वह उद्देश्य पूरा होगा तो हम अपनी वस्तु को वापस ले लेंगे। जैसे सबसे अच्छा वाहन वाला, आप स्टैंड में वाहन खड़ा किए इस उद्देश्य से किए कि जब मैं एग्ज़ाम देकर आऊँगा तो अपना वाहन क्या करूँगा? लेकर चला जाऊँगा। यही संविदा शुद्ध रूप से क्या कहलाएगी? उपनिधान। एक और देखिए, उपनिधान में वही वस्तु वापस की जाती है, या तो हूबहू या कुछ संशोधन करके, परिवर्तन करके। अब कुछ एक उदाहरण अगला परिवर्तन करा दिया जाए। एक की घड़ी खराब हो गई थी, वह दुकानदार के पास गया और दुकानदार को घड़ी दिया।
तो क्या घड़ी दुकानदार को दे दिया कि वापस लेगा? तो क्यों दिया है कि ले ले घड़ी, कि जब सुधार हो जाएगा तो घड़ी वापस करेगा। हाँ, तो जब सुधार हो जाए तो क्या करे, घड़ी हमें दे दीजिए। यही तो उपनिधान है। तो उपनिधान में याद रखिए, जो वस्तु होती है दूसरी नहीं, वही वस्तु या तो हूबहू यानी कि बिना संशोधन के, या अगर घड़ी है खराब हो गई तो क्या करके कुछ सुधार करके परिवर्तन करके क्या की जाती है, वापस। यानी कि गाय के साथ बछड़ा भी क्या होगा, वापस। आपका बिहार पूछता है गाय के साथ बछड़ा भी वापस होगा। देखिए आगे भाई आपका, अब ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बैंक में जब आप नोट जमा करते हैं माने पैसा, तो क्या बैंक वही नोट वापस करने के लिए बाध्य होता है? नहीं, कोई भी नोट आपको दे सकता है। तो जो बैंक में नोट जमा करते हैं आप, वह उपनिधान नहीं है। क्यों? क्योंकि उपनिधान में तो वही वस्तु वापस होगी और बैंक वह नोट वापस करने के लिए बाध्य नहीं। तो बैंक में नोट जमा करना उपनिधान है कि नहीं? नहीं, क्योंकि वही वस्तु कहाँ हो रही है। अगर जिसके पास आपने घड़ी दिया, बाइक रखी, अगर उसने उपेक्षा बरती है, बाइक टूट गई, बाइक खो गई, तो 20 रुपया और 10 रुपया की जो रसीद मिलती है, वो रसीद न समझिए, वो रसीद पूरी बाइक और घड़ी का क्या है, मूल्य है। पूरा मूल्य उससे क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा कानूनन। ये कानून कहता है। ये उपनिधान की संविदा। अब आइए आपका जो ये अध्याय आपका 9 हो गया भाई, अध्याय उपनिधान। अध्याय 10 आइए। अध्याय 10 में धारा 182 से लेकर कहाँ तक प्रावधान है, तो 238। ये याद रखना है। इस अध्याय में एजेंसी की संविदा है, यानी कि अभिकरण की संविदा है। इस अध्याय में एजेंसी की संविदा है, अर्थात अभिकरण की संविदा है। तो एजेंसी की संविदा होती क्या है, और आपका इसी को समझना है एक उदाहरण द्वारा। मालिक और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के रिलेशन को एजेंसी या अभिकरण कहा जाता है। फिर एक बार देखिए, प्रमुख तथा अभिकर्ता के बीच के संबंध को ही हम क्या कहते हैं, अभिकरण या एजेंसी। और अभी बिहार में पूछा भी गया था आपका, माने जो व्यक्ति किसी दूसरे के माध्यम से कार्य कराता है, कानूनन वह उस कार्य को स्वयं करता है। ये आपका जो क्वेश्चन बना था, ये बिहार जे में बना था, मैक्सिम देकर, ये नहीं कि टाट में पढ़ाया जाएगा। फिर एक बार देखिए भाई आपका, एजेंसी बहुत आसान है, भले आपका न समझ में आए माने नए लोगों को, लेकिन इससे आसान कुछ है ही नहीं। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए। आपका मान लीजिए LIC कंपनी है, देखा जाए आपका, तो जो एजेंट होते हैं उन्हीं पर उदाहरण देखिए अच्छे से। LIC कंपनी है और एजेंट जो होते हैं आप देखे होंगे कि आपके दरवाजे पर रोज आएंगे सुबह सुबह। ये नहीं कि आपका 7 बजे ही जगने से पहले आ जाएंगे और रोज ब्रेन वॉश करेंगे। पहले तो पंचौरा करेंगे और उसके बाद चाय भी पिएंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, आपका कहेंगे कि ये योजना अच्छी LIC ने निकाला है, ये वो योजना निकाली है, और जब तक आप योजना न ले लें तब तक वह दरवाजे से जाएगा नहीं। और जैसे ही आपने पॉलिसी ली वैसे वो क्या हो जाएगा, फिर दिखेगा नहीं। अब आपका कर्तव्य है कि पॉलिसी का पैसा क्या करिए, जमा। तो सोचें कि क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्योंकि 20 से 25% आपका उनको LIC कमीशन देती है। उदाहरण के रूप में कि आपने 1 लाख की पॉलिसी खुलवाई तो 25% यानी कि 25,000 उनके सीधे खाते में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा। और एजेंट 1 लाख में कितना ले लिया पहली बार, 20-25 हज़ार। और फिर आपका 5%, जैसे ही आप मान लीजिए कि 50,000 जमा किए
तो 5% यानी कि 2500 रुपया अपने आप एजेंट के क्या चला जाएगा, खाते में। अब जमा करिए न करिए आप जानिए, जमा करेंगे तो खाते में उसके अपने आप LIC से क्या होगा, चला जाएगा। तो एजेंट ने काम क्या किया, अभिकर्ता ने क्या काम किया, तो LIC कंपनी को मालिक मान लिया जाए और इसको एजेंट माना जाए। तो एजेंट ने काम क्या किया, LIC कंपनी और थर्ड व्यक्ति को संविदा में क्या कर दिया, बांध दिया। अब देखिए इसको भाई, एक उदाहरण द्वारा इसको देखिए, एजेंसी समझिए। मान लीजिए LIC कंपनी है, सबसे अच्छा यही उदाहरण है। LIC कंपनी है और किसको एजेंट बनाई है, B को। एजेंट किसके पास गया, C के, और C से कहा कि आप LIC में क्या करिए, पॉलिसी ले लीजिए। C ने LIC कंपनी की क्या ले ली, पॉलिसी, और सब कागज पत्तर पर साइन कौन किया, एजेंट। और एजेंट ने किया क्या, तो अभिकर्ता का प्रमुख कार्य यही है कि मालिक और थर्ड पर्सन के बीच संविदा कर दे। क्या कर दे, संविदा, और धीरे से अपना को क्या कर ले, हटा ले। यानी कि इसका मतलब कि ये है कि एजेंट का जो कार्य होगा वह मालिक का कार्य माना जाता है। यानी कि एजेंट का मतलब हुआ कि LIC कंपनी का कार्य, एजेंट के कार्य से LIC कंपनी बाध्य होगी और एजेंट और LIC कंपनी का दायित्व ज्वाइंट एंड सेपरेट दोनों होगा। LIC कंपनी ये नहीं कह सकती कि संविदा हम थोड़े किए थे, हमारे एजेंट ने किया था। तो कानून ये कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति को अपना एजेंट या अभिकर्ता बनाए हैं और अभिकर्ता के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं, तो कानून ये मानेगा कि आपने उस कार्य को स्वयं किया है। और ये बिहार में पूछा गया था मैक्सिम देकर, और जो व्यक्ति दूसरे से कार्य कराएगा कानून की नज़र में वह उस कार्य को क्या करेगा, स्वयं। तो LIC कंपनी किससे अपना काम कराई है, एजेंट से, तो कानून क्या मानेगा कि किसने कार्य किया है, स्वयं, LIC। और LIC एजेंसी और C के बीच क्या हो गई, संविदा। तो ये जो आपका नियम है, यानी कि आपका कि अभिकरण की संविदा होती क्या, आप समझिए इस उदाहरण पर। मालिक, प्रमुख तथा अभिकर्ता के बीच के संबंध को ही अभिकरण या एजेंसी कहते हैं। अब प्रमुख कौन होगा, यानी कि मालिक कौन होगा, एजेंट कौन होगा। एजेंट क्या कर सकता है, आपात में क्या हक होगा, एजेंट को कैसे हटाया जा सकता है, एजेंट का दायित्व क्या होगा, मालिक का क्या होगा। यही डिटेल में हमें की धारा से की धारा तक पढ़ना है, 182 से लेकर कहाँ तक, 200। अब अंतिम अध्याय इधर आ जाइए। अंतिम अध्याय 11 था, अब नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें धारा 239 से लेकर आपका कह सकते हैं कि 266 तक प्रावधान था। याद रखिए कहाँ से कहाँ तक, 239 से लेकर 266 तक पार्टनरशिप के बारे में या भागीदारी के बारे में। किसके बारे में था, भागीदारी। भागीदारी के बारे में अभी हम भागीदारी का भी उदाहरण एक बताएंगे। एक हल्का हल्का जानना है कि हाँ इसमें ये है, अभी डिटेल में नहीं, बस दिमाग में बैठाना है कि ये होता है इसमें। ये जो का भागीदारी के बारे में अध्याय जो 11 में प्रावधान था, ये 1932 ईस्वी में 1932 में निरसित या समाप्त या रिपील कर दिया गया। यानी कि इस अध्याय को कब समाप्त किया गया, 1932। और इस अध्याय का सहारा लेते हुए एक नया कानून बन गया है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। यानी कि अध्याय गया कहाँ, तो इस पर क्या बन गया, एक नया कानून।
कौन सा कानून बना है? भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। तो अब लास्ट में क्वेश्चन बता दिया जाए कि मूल रूप से संविदा अधिनियम में मूल रूप से मतलब कि जब संविदा अधिनियम बना था कितने प्रकार की विशिष्ट संविदाएं थी? 5। और वर्तमान में कितने प्रकार की विशिष्ट संविदाएं हैं? 3। कौन 2 विशिष्ट संविदाएं निश्चित है? तो माल विक्रय और भागीदारी। अध्यायवार याद रखिएगा। माल विक्रय किस अध्याय में था? 7। भागीदारी 11। तो आपका यूपीजे का मॉडल है कि कौन सा अध्याय निश्चित है? 7, 11 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे अब? दोनों। अध्याय 7 कहाँ से कहाँ तक था? 76 से कहाँ तक? 123। अध्याय 11 कहाँ से कहाँ तक? 239 से लेकर कहाँ तक? 266। यह अध्याय बताया गया। तो वर्तमान में कितने प्रकार की विशिष्ट संविदाएं बची हैं? 3। आपका क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूत पहली, दूसरा उपनिधान और तीसरा भी बताया गया एजेंट और मालिक यानी कि एजेंसी या अभिकरण। अब आइए भाई आगे देखा जाए आपका संविदा अधिनियम में। ये तो आपका संविदा अधिनियम में, जहाँ तक संविदा अधिनियम की बात है, अब आपका संविदा अधिनियम में आपका भारत सरकार के साथ संविदा में क्या होगा ये भी जान लिया जाए। यदि भारत सरकार के साथ कोई व्यक्ति या राज्य सरकार के साथ कोई व्यक्ति संविदा करता है तो इसका उल्लेख संविदा अधिनियम में न होकर संविधान के अनुच्छेद 299 में है। यानी कि फिर एक बार समझिए, अगर सरकार के साथ संविदा कोई करता है तो यह संविदा का जो उल्लेख किया गया है कि सरकार के साथ संविदा, ये संविदा नियम से न गवर्न होकर कहाँ से गवर्न होगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद से? 299 यानी कि 299। भाई पूछा गया बिहार में। फिर एक बार ये बिहार में रिपीटेड क्वेश्चन है कि सरकार के साथ संविदा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 299। बस एक लाइन जानना है, एक लाइन। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के साथ संविदा करता है तो वह संविदा किसके नाम से की जाएगी? प्रेसिडेंट या भारत के राष्ट्रपति, किसके नाम से? और अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार के साथ संविदा करता है तो वह संविदा किसके नाम से की जाएगी? तो राज्य में कौन है? गवर्नर। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। लेकिन इन संविदाओं के लिए सरकार उत्तरदायी होगी, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये भारत में नाम मात्र के प्रधान हैं और वास्तविक शक्ति तो किसमें है? मंत्रिपरिषद। और बिहार में पूछा भी गया था आपका ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत। वो अलग बात है कि भाई धारा 75 नहीं दिया था कि नहीं? 75 और 75 का मैं क्लाज वाइज बताया था। 3 था भाई, नहीं 3 है ना, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद नहीं, क्लाज वाइज नहीं पूछा था। ठीक है, लेकिन क्लाज वाइज याद करना चाहिए ना भाई। ठीक है, क्लाज वाइज नहीं पूछा, लेकिन अगर क्लाज वाइज पूछ लेता तब तो क्लाज वाइज याद रखिएगा। ज्वाइंट लायबिलिटी या संयुक्त दायित्व या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत फिर मैं बता दूं, अनुच्छेद 75 के क्लाज 3 में है, जहां की ये बताया गया है कि संघ की मंत्रिपरिषद, राज्य की नहीं, किसकी? संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और यही पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय शासन प्रणाली का क्रोड माना जाता है।
आधार माना जाता है या बेस माना जाता है। तो ये बताया गया था संविधान में, खूब रटवाया भी गया था और ज़्यादा लोग भाई सही करके आए हैं, इसमें शक नहीं है, आपका ज़्यादा लोग सही करके आए हैं। अगला देखिए भाई, आपका संविदा को लागू कराने के लिए अगला नियम देखिए, सामान्य एक दो और नियम है। संविदा को लागू कराने के लिए याचिका का सहारा नहीं लिया जा सकता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका संविदा के लिए दायर नहीं हो सकती। लेकिन जब लेकिन लग गया तो एक अपवाद है और वह सरकार के विरुद्ध भी लागू होगा, वही याद रखना है। वचनात्मक विबंध या प्रामिजरी स्टापेल या अर्ध संविदा, यानी कि सरकार के विरुद्ध एक आपका स्टापेल या वचन लागू होता है, एक विबंध लागू होता है। वह कौन सा है? वचनात्मक विबंध। अब ध्यान से समझिए भाई, देखिए फिर एक बार समझिए, सरकार के विरुद्ध एक संविदा लागू होती है, न्यायालय में रिट की मांग कर सकते हैं, वह कौन सी आपका है? वचनात्मक विबंध। ये पूछा गया मेंस में भी, आपका आगे बताया जाएगा। देखिए वचनात्मक विबंध का एक उदाहरण थोड़ा समझने का प्रयास करिए। दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एक सरकार का और एक आम आदमी का। देखिए भाई, आपका ध्यान से देखिए, आपका ए बी, इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। आपका केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के केस पर ये उदाहरण समाहित हैं। किस पर आधारित हैं? केदारनाथ। भारत में वचनात्मक विबंध का सिद्धांत क्या किया गया? प्रतिपादित। दो उदाहरण लास्ट में देखिए, ताकि सामान्य बातें अब लास्ट चल रही हैं। ए गया बी के पास और कहा कि हम मस्जिद बनवाएंगे और आप चंदा दीजिए। मैंने ए गया बी के पास मस्जिद बनवाने का चंदा मांगने, बी ने चंदा देने का वादा किया, लेकिन ए ने अपनी ओर से बनवाने का कोई वादा नहीं किया। अब ऐसी दशा में ए मस्जिद बनवाया ही नहीं और बी से जाकर मांगने लगा पैसा कि तुम तो वादा किए थे, क्या करो, पैसा दो। तो आपका कानून ये कहता है कि जब तक ए अपनी हैसियत में परिवर्तन न ला दे, यानी कि जब तक ए मस्जिद निर्माण की दिशा में कोई कार्य न कर दे, तब तक भी अपने वचनों से बाध्य नहीं है, यानी कि तब तक मुकर सकता है। और जैसे ही ए ने उस दिशा में कोई कार्य क्या किया? शुरू कर दिया, तब कौन बाध्य हो जाएगा चंदा देने के लिए? बी। इसी को हम वचनात्मक विबंध कहते हैं। वचनात्मक विबंध में दोनों तरफ से वचन नहीं है, केवल बी वचन दिया है चंदा देने का, ए ने अपनी ओर से कोई वादा नहीं किया। तो जब तक ए कोई कार्य न करे, तब तक भी चंदा देने से क्या कर सकता है? इनकार। इसी को सरकार पर लागू करिए भाई। मान लीजिए ए सरकार है और सरकार ने बी को कोई वचन दिया कि आप ये बिल्डिंग बनाइए और मैं इस पैसा दूंगी, और बी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, तो बाद में सरकार पैसा देने से क्या हुई? मुकर गई। तो आपका बी उस हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है याचिका दायर करके, और इस मामले में रिट की मांग कर सकता है कि हजूर सरकार को अपने वचन से मुकरने से क्या किया जाए? रोका जाए। सरकार ने ही तो कहा था तो मैं बिल्डिंग बनाया और मैं अपनी हैसियत में परिवर्तन ला दिया हूँ, बिल्डिंग 2 मंजिला तैयार हो गई है, तो सरकार को मुकरने से क्या किया जाए? रोका जाए। लास्ट उदाहरण एक आपका अध्यापकों पर दिया जाए, शिक्षा मित्रों पर। बेचारे, कहा जाता है कि एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी, एक बार किराएदार सदैव किराएदार।
और एक बार बंधक सदैव बंधक, तो ये बेचारे भी एक बार शिक्षा मित्र बन गए तो ज़्यादा लोग आज भी क्या हैं, शिक्षा में। अब देखिए सरकार ने क्या वादा किया था, ध्यान से समझिए इस पर, आपका यही प्राइमरी स्टापेल होता है। देखिए सरकार ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की और शिक्षा मित्रों से वादा किया कि हम आपको क्या बना देंगे, बिना बीएड किए हुए, बिना ट्रेनिंग के शिक्षक। अगर सरकार अपने इस वादे से मुकरती तो शिक्षा मित्र कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के और सरकार को मुकरने से क्या करवा देते, रोक देते, क्योंकि ये जो स्टापेल हैं वचनात्मक निबंध, ये सरकार के विरुद्ध भी क्या होगा, लागू। सरकार नहीं मुकरी, वो तो आपका जो बीएड धारी थे आपका, वो चले गए कोर्ट में और कोर्ट से मांग किए कि हजूर शिक्षक बनाना है तो भाई जो ट्रेंड हो, बीएड किया हो वो बनेगा कि सरकार की मनमर्जी चलेगी। तो सरकार हारी हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट से भी हारी, कई शिक्षा मित्र बेचारे आत्महत्या कर लिए। तो हाँ, ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये राहत दी कि आप चाहें तो इनके परसेंटेज में कुछ कमी कर सकते हैं, लेकिन इनको भी टीईटी या सीटीईटी पास करना होगा। और इतना कठिन पेपर बना दिया सरकार ने कि 15-20% लोग पास ही हुए। तो शिक्षा मित्रों का जो रेशियो था 10-15-20% पास हुए, 80% फेल। तो सरकार ने ये कहा कि चलो शिक्षा मित्र बने रहो भाई, टीचर तो और 12-15 हज़ार जो भी मिलता हो, शिक्षक बन जाए तो 50-60 हज़ार मिलता। तो आज भी शिक्षा मित्र ज़्यादातर क्या हैं, शिक्षा मित्र ही हैं, टीचर नहीं। लेकिन सरकार नहीं मुकरी, कोर्ट ने उसको क्या किया, अवैध, ये संभव नहीं है। तो भाई रेस्ट ले लीजिए तो टाट चलेगा, 15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, तब अपकृत पढ़ा जाए। कल से आपका काम हो जाएगा, आज सामान्य बातें समाप्त हो गई।